नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज भ्रष्टाचार पे बात करनी ही है। लंबे समय से लोग भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, हमें भी लगा कि इस पे बात की जाए और आपके साथ शेयर की जाए। अभी हाल ही में उत्तराखंड विजिलेंस के ऐप 1064 नंबर पर लोगों की कुल शिकायतों में से 973 विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक जितने भी मामले ट्रैप किए गए हैं, यह भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए काफ़ी नहीं है, अपितु यह कह सकते हैं कि कम से कम इस ऐप की वजह से भ्रष्टाचार की पोल तो खुल ही गई है। 973 शिकायतों पर कब और कहां जांच बैठेगी, कैसे सज़ा होगी, कौन जेल जाएगा, यह सब कानून का कार्य है और सरकार की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सरकार की भूमिका इसलिए कि जितने भी यह भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, उनके सरकार में कौन कौन नज़दीकी मित्र हैं, कौन कौन राजनीतिक प्रभावशाली हैं आदि पर भी यह मामला निर्भर करता है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि पूर्व में भी जितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए थे, उनके संरक्षण में इसी तरह के लोग सामने आए हैं। अब देखना यह है कि कुल भ्रष्टाचारी जो ट्रैप किए गए, उन्हें कानून के दायरे में क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए आम जनता कान खड़े की हुई है कि कब कानून के दरवाजे से खबर आए कि फलां भ्रष्टाचारी को फलां सज़ा हुई है। आंकड़ों की वानगी देखिए कि उत्तराखंड विजिलेंस के ऐप 1064 नंबर पर लोगों की कुल शिकायतों में से 973 विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें सामने आई है। फिलहाल 38 शिकायतों पर विजिलेंस टीम की जांच जारी है। अब तक भ्रष्टाचार से जुड़े जितने मामले ट्रैप किए गए हैं, उनमें से कुल 303 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन धामी सरकार ने 3 वर्ष में ही 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है। इन आंकड़ों से उत्तराखंड टाइम को कोई लेना देना नहीं है। यह आंकड़े सही है कि नहीं, यह तो सरकारी आंकड़े हैं जो मीडिया के सामने लाए गए हैं। मगर हम यहाँ थोड़ा भ्रष्टाचार को समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल भ्रष्टाचार फैलता कैसे है, उसे हम सभी देख कैसे सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार तो एक प्रकार की चोरी है, तो कौन भला चोर होगा जो बताएगा कि उसके पास जो अंधाधुंध संसाधन हैं, उसने चोरी करके यानी भ्रष्टाचार करके जोड़ी है। हम यह भी समझ सकते हैं कि चोर एक होता है और भ्रष्टाचार फैलाने वाले समूह में होते हैं। यहाँ फिर हम कैसे कह सकते हैं कि फलां समूह ने भ्रष्टाचार फैलाया है, अर्थात भ्रष्टाचार वाला समूह दिखता नहीं है। अब हम यहाँ भ्रष्टाचारी को देखने की कोशिश करेंगे। माना कि किसी अधिकारी कर्मचारी का मानदेय या तनख्वाह 100 रुपये प्रति माह हो तो 1 साल में 1200 रुपये और 35 साल में वह 42,000 का मालिक बन जाता है। 35 साल इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमन सेवा काल का समय 35 साल या थोड़ा अधिक हो सकता है। अब आगे देखिए, पूरी नौकरी के दौरान यदि उनका खर्च कुल कमाई में से 50% हो गया हो तो सेवानिवृत्ति के बाद 21,000 का मालिक तो वह है ही, मगर वह सेवानिवृत्ति के बाद 21,000 की जगह 1 लाख का मालिक हो जाता है, जिसे हम और आप स्पष्ट तौर पर देख रहे होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रकम मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसे वर्तमान के आंकड़ों से देखा जाए और जोड़ा जाए तो हम पाएंगे कि कुल सेवा काल में जितना अमुक को कमाना था, वह 10 गुना से भी अधिक का मालिक बन बैठा है। यदि ऐसा नहीं है तो एक बार अपने आसपास देख लीजिए, उनकी संपूर्ण सेवा काल की तनख्वाह जोड़ दीजिए तो आपके पास जो कुल आंकड़ा जोड़कर निकलेगा, उसके 10 गुना उनके पास दिखाई दे रहा होगा। यदि मेरा यह उदाहरण झूठा है तो कृपा पूर्वक उन अधिकारियों पर नज़र दौड़ाएं जो भ्रष्टाचार में जेल जा चुके थे और जेल से छूटकर आज मलायदार पदों पर फिर से कुर्सी पकड़े हुए हैं। कम से कम उन्हीं का चिट्ठा खोल दीजिए तो मेरा उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार को समझिए। सरकारी कर्मचारी अधिकारी का कार्यकाल तो 35 वर्ष या इससे थोड़ा अधिक होता है, परंतु जनप्रतिनिधि का कार्यकाल तो मात्र 5 साल का होता है।
जिस जनप्रतिनिधि ने पहले चुनाव में कुल चल अचल संपत्ति का लाख रुपए का हलफनामा प्रस्तुत किया है, वह दूसरे चुनाव में करोड़ों का हलफनामा प्रस्तुत करते हैं। यह मैं अपने स्तर से नहीं कह रहा हूं। आप चाहें तो चुनाव आयोग के पास सभी जनप्रतिनिधियों के हलफनामे जमा हैं। इन हलफनामों को पढ़कर मालूम हो जाएगा कि कौन जनप्रतिनिधि कितना पाक साफ है। वैसे भी इनके हाव भाव बता ही देते हैं। सिर्फ 5 साल में इतनी अकूत संपत्ति को जोड़ना कोई खेल नहीं है। भ्रष्टाचार का एक और गूढ़ रहस्य देखने को मिला है, जिसे सभी ने देखा भी है और सभी के पास शायद इसके प्रमाण भी होंगे। यदि प्रमाण भी नहीं हैं तो यहाँ हम उस जादुई भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं। निस्संदेह यह जादुई भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। ग्राम सभा के विकास का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत में जाकर रद्द हो जाता है। क्षेत्र पंचायत से तैयार किए गए विकास का प्रस्ताव जिला पंचायत या जिला नियोजन समिति रद्द कर देती है और सरकार तक आते आते यह विकास के प्रस्ताव विपरीत रूप में सामने आते हैं। यानी हर स्तर पर विकास का नया प्रस्ताव पैदा किया जाता है, क्योंकि अंततः प्रस्ताव सभी गांव कस्बों के विकास के लिए ही आए हैं। जहां से प्रस्ताव चला आखिर वहीं का विकास जो करना है। यानी राज्य सरकार भी जिन प्रस्तावों पर आगे बढ़ती है वह भी उन्हीं गांव और कस्बों के विकास के लिए ही होते हैं। बस यहाँ फर्क इतना है कि जहाँ से पहला विकास का प्रस्ताव आया है वहाँ के लोगों की मांग राज्य सरकार तक उसी रूप में नहीं पहुँच पाती है। इसलिए विकास के कामों में जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है वह भी इस रूप में सामने आता है। यहाँ सभी की माथे की लकीरें खींची जा रही होगी कि ग्राम सभा ने तो कुछ और ही मांगा था और यहाँ बजट किसी और कार्य पर खर्च हो रहा है। एक और सवाल भी खड़ा हो रहा है कि राज्य सरकार में इन विकास के प्रस्तावों को कौन बदलवा देता है। यह कोई भी समझ सकता है। अच्छा तो यह होता कि राज्य सरकार को उन्हीं ग्राम स्तर के विकास के प्रस्तावों को भी उसी रूप में मांगना चाहिए था। दरअसल ऐसा होता नहीं है और सभी विकास के कार्यों में गड़बड़ हो जाती है। अब आप देखिए कि जिसने इन विकास के प्रस्ताव को बदलाया है वही अपना स्वार्थ सिद्ध कर देता है और 5 साल में अपने सौकार वाली हालात को करोड़पति में बदल डालता है। कह सकते हैं कि यह तो मनगढ़ंत कहानी कोई भी बुन सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि ग्राम स्तर के प्रस्ताव कैसे बदलवाए जाते हैं। बहुत ही सरल है समझने के लिए। प्रशासन के ऊपर शासन दबाव बनाता है, शासन के ऊपर सरकार दबाव बनाती है। यानी सरकार में कौन बैठे हैं तो कोई भी बता सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधि। अब देखा जाए तो भ्रष्टाचार की शिकायतें इन तीनों स्तर से आती है, मगर जब लोग भ्रष्टाचार की जननी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो सभी मामले सरकार पर आ जाते हैं। अर्थात सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि ही आंखें मूंदे हुए हैं कि ग्राम स्तर से आए विकास के प्रस्ताव उन्होंने देखे ही नहीं हैं। उनके सामने जो है वही सत्य है। अर्थात उन्हें सभी कुछ मालूम है कि सरकार यानी उन्होंने शासन पर दबाव बनाया कि उनके मुताबिक विकास के प्रस्ताव मांगे जाएं। शासन ने जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि फलां मंत्री जी, फलां विधायक जी के अनुसार विकास के प्रस्ताव आने चाहिए। जिला प्रशासन क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी फलां मंत्री, फलां विधायक के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि के निजी संबंधों के अनुसार गांव विकास की बेसुरी तान छेड़ी जाती है। हमें भ्रष्टाचार को इसी चक्कर-गिन्नी से समझना है। एक और मामला हमारे देश में पसरा है। यहाँ जांच सिर्फ कागजों की होती है, ज़मीनी जांच नहीं होती है। कोई ऐसा बिरला ही मामला होगा जिसकी कभी ज़मीनी जांच हुई होगी, तो इसलिए भ्रष्टाचारी दानव पकड़ में नहीं आता है। उदाहरण हमारे सामने है कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, पर कागजी जांच करके लोग बरी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप तक कुछ बातें पहुंचाने का प्रयास किया है। उससे आप लोग कितने सहमत हैं पर चिंतन का विषय तो है।
इतना अवश्य है कि यदि सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। जब भ्रष्टाचार की जांच का स्वरूप जमीनी हो, भ्रष्टाचार में पकड़े गए कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि से सभी अधिकार तब तक समाप्त किए जाएं जब तक जांच सामने न आए, तो हम कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। अथवा हम कम से कम 1064 पर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं या उनके व्हाट्सएप नंबर 9456592300 पर भी रिश्वतखोरों, कामचोरों की शिकायत तो कर ही सकते हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।